क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री चैप्टर नंबर 5 आईसीएसई क्लास 10 सेलिना साइंस से। 5th चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का और इस साल आग लगा देंगे इस चैप्टर में। अब कैसे? क्योंकि हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। वन शॉट है ये वीडियो, ठीक है? तो चलो, वन शॉट है और इसको शॉर्ट ही रखेंगे। वन शॉट को शॉर्ट SHORT रखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर से, ठीक है? तो हमारे उससे पहले हमने 4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो उनको जाकर। प्लेलिस्ट को आपको पता ही होगा, ठीक है? केमिस्ट्री 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो देखो, मोल कंसेप्ट को शुरू करने से पहले आपको पता होगा गैस लॉज हैं इस चैप्टर में, गैस लॉज, ठीक है? तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम कुछ लॉज को अलग से पढ़ेंगे। आप देख सकते हो ये सब कुछ प्रिपेयर्ड है। एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिसिटी, वेपर डेंसिटी, सब कुछ पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज लिखवाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ और भी है हमारे पास, वो चलो वीडियो के दौरान आपको पता चलता जाएगा। और साथ में रेफरल सिस्टम का, अगर आपको पता है हमारे यहाँ पर चैनल पर जो मेगा गिव अवे चल रहा है एक तरह का, तो अगर आपको उसका पता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का वन शॉट देख सकते हो, उसके साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, चैप्टर 4 सॉलिड भी हो जाएगा आपका और प्रिपेयर भी आप कर सकते हो, ठीक है? सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम गैस लॉज ही लिख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि गैस लॉज इंपॉर्टेंट हैं हमारे यार, गैस लॉज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हो क्योंकि मैं बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आपके गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स एप्लीकेशन। अब इस लाइन का मतलब क्या है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ? जो ये गैस लॉज हैं ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स एप्लीकेशन टू गैस, ठीक है? अब गैस लॉज हैं तो ये किस चीज़ के लॉ हैं? गैस के लॉ हैं भाई, वही तो लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है? सो इन रिस्पेक्ट ऑफ, आगे मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है? अगर आपको ये समझा रहा हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं आपको समझा ही दूंगा, ठीक है? आपको टेंशन नहीं लेनी, बस फुल मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर में से, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस वन शॉट को कंप्लीट करने के बाद इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। बाकी चैनल का नाम आप देख सकते हो, ठीक है? बाकी उसके ऊपर आपकी मेहनत होगी, आप कितनी अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ोगे। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है इस डेफिनेशन से। चेंज इन टेम्परेचर को मैं TEMP डॉट, ठीक है? ये टेम्परेचर है हमारा, और प्रेशर, यहाँ पर कुछ होती हैं चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे टेम्परेचर हो गया हमारा, प्रेशर हो गया यहाँ पर P, ठीक है? P से आप रिप्रेजेंट करते हो, टेम्परेचर को आप T से रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पर, ठीक है? और वॉल्यूम भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? वॉल्यूम V से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखो, गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स एप्लीकेशन टू गैस इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम। मतलब क्या है? अगर दो गैसेस का हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हों, प्रेशर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो उन पर कुछ एप्लीकेशंस लग जाती हैं, उन पर थोड़े रूल्स होते हैं हमारे। 4 तरह के लॉज हैं, 4 तरह के आप रूल्स कह सकते हो, वो हैं, आप सब पढ़ेंगे। आप यार दिक्कत मत लो, ठीक है? वन शॉट है, मतलब समझ लो, ठीक है? तो वॉल्यूम आगे भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। द चेंज इन, यहाँ पर आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ में, ठीक है? और द चेंज इन आप क्या लिख सकते हो? इन एनी वन ऑफ दीज, इन एनी वन ऑफ दीज, यहाँ पर दीज का मतलब हमारा वही है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है? और वन अफेक्ट्स, ठीक है? अफेक्ट्स द अदर टू। अब ये क्या मतलब है इस लाइन का? ये इंपॉर्टेंट लाइन भी होगी यार, अदर टू, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट लाइन कैसे है मैं बताता हूँ। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो किसी एक गैस का, ठीक है? किसी भी एक गैस का लगा लो, हीलियम ले लो आप, ठीक है? तो अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है? पहले कह रहा हूँ, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, उसमें कोई चेंज आता है। तो यही यहाँ पर गैस लॉज में बात हो रही है।
अब अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग हैं, जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, कहीं कहीं पर हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है। साइंटिस्ट्स की गेम है, करते सब इन्वेंट रहते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं बाद में बेचारे, पता नहीं क्यों। तो देखो 4 तरह के लॉज हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले थे हमारे बॉयल्स लॉ, ये नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं वैसे, ठीक है, बॉयल्स लॉ। एक हमारे पास थे चार्ल्स, साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया अपना चार्ल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थे गे लुसैक्स लॉ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इनका बहुत योगदान है इनका, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आप कुछ भी कह सकते हो इनको, ठीक है, फुल अथॉरिटी है इस वीडियो में। तो और हमारे पास एक थे एवोगैड्रोस लॉ, यानी कि एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने एक लॉ बनाया था। तो ये हमारे पास कुछ 4 तरह के लॉ हैं, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गे-लुसैक्स लॉ हो गया, एवोगैड्रोस लॉ हो गया यार, ठीक है। गैस लॉ की अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई ना, अभी तक हमने क्या लिखा है, तो आपको ये सब समझ में आएगा। अब कैसे आएगा आप देखो, यहाँ से हम स्पीड पकड़ने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, तूफान आने वाला है, ठीक है। तो देखो यार, अपना गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है, यहाँ पर हेडिंग्स है, उससे आपको पता चल रहा है हम गे-लुसैक्स लॉ में किस चीज़ की बात करने वाले हैं, वॉल्यूम की। कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, हम 2 गैसेस के वॉल्यूम को क्या कंबाइन करेंगे, क्या ये सॉलिड लिक्विड पर भी एप्लीकेबल होता है। 4 पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका ये कंबाइनिंग वॉल्यूम्स वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा आप देखो, यहाँ से स्पीड कैसे बढ़ती है। तो ये है यार हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि वैलिड ओनली फॉर गैसेस। अब जो हमारा ये गे-लुसैक्स लॉ है कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का, तो वो सिर्फ गैसेस के लिए ही बना हुआ है, सॉलिड को और लिक्विड को, ठीक है, सॉलिड हो या फिर हमारे पास लिक्विड हो, उन पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं उनको, ठीक है, वॉल्यूम को। अगर हम ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड आ जाए तो उनको हम ज़ीरो पुट कर देते हैं उनकी वॉल्यूम को। इसलिए ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए होता है, अलग अलग गैस का अलग अलग वॉल्यूम, वो आपको आगे पता चल जाएगा कैसे। तो सेकंड चीज़ है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो है ये। तो अब आपको यार ये क्या लिख दिया बड़ा सारा, तो देखो यार मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है, और ये लाइन आपने पहले भी कहीं देखी हुई होंगी मेरे ख्याल से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, समझो इस बात को। देखो ये बुक में भी है आपकी लाइन वैसे, कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, अगर हमारे पास कोई भी 2 गैसेस हैं, यहाँ पर जी लिख लेते हैं गैसेस के लिए, अगर वो रिएक्ट कर रही हैं, वो वॉल्यूम वाइज रिएक्ट करती हैं हमारी, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब क्या है, ये 2 गैसेस हैं, ये वॉल्यूम के हिसाब से होती हैं, और जब ये करती हैं ऐसा, ठीक है, इफ़ दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो। अब यहाँ पर यार स्केच यूज़ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करने वाली बात है, ठीक है, हमारे पास थोड़ा इधर कर लेते हैं, यस। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, एक दूसरे से। मान लो हमारे पास एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अब जब ये 2 रिएक्ट करते हैं, तो आपको पता है अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए यार हमको, ठीक है, तो ये क्या होगा, CO2 होता है, ठीक है, हमें पता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक कार्बन है हमारे पास और 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है। आपको कहीं पर ये नहीं देखा होगा कभी भी किसी रिएक्शन में आपने कि 1:1.5 हो गया, ठीक है, 1:1.5, ऐसे ये इस तरह का रेशियो कभी नहीं होगा, सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है। कभी भी कोई भी गैस हो आप देख सकते हो, ठीक है, टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वॉल्यूम का लॉ है तो टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखेंगे। अब देखो यार, सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो आप इसको, टेम्परेचर और प्रेशर होगा सेम, और गैसेस रिएक्ट करेंगी जब वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग, तो वो एक सिंपल रेशियो को बियर करेंगी, यानी कि सिंपल रेशियो में होंगी वो, ठीक है। अब कोई भी गैस ले सकते हो आप, जैसे अब हम NH4 है हमारा, अमोनिया होता है ये, ठीक है, तो ये इसका रेशियो क्या होगा, 1 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ये हो गया हमारा सिंपल रेशियो, ठीक है, इस गैस का। कोई भी गैस ले सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है आपको कोई एक गैस लेनी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, इसका क्या था, 1:2 आया था हमारा, इस तरह से, ठीक है। और भी अगर आपको गैसेस का पता है, जैसे ऑक्सीजन का तो वो तो 2 हो गया, ठीक है। 2 गैसेस की बात कर रही हैं, गैसेस, ठीक है, 2 गैस कंबाइन होकर बनाती हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, कंबाइन होकर कोई गैस बनाएं, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, बस ठीक है, यही चाहिए हमको, समझ आना चाहिए आपको, बस।
टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, बस ये याद रखना, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। दिख रहा होगा ये आपको स्क्रीन पर, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। राइटिंग थोड़ी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे समझो आप। गैसेस जब दो रिएक्ट करेंगी, टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, तो वो सिंपल रेशियो में उनकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। बस यही था हमारे सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। चलो, अब कहाँ पढ़े, कुछ लिख तो नहीं रखा, अरे ये लो। तो यार टू बी ऑनेस्ट थर्ड हमारा कोई पॉइंट नहीं है वैसे, ठीक है, ये एक तरह से एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो। अब हम इनका एक सिंपल रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि इस चीज़ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जैसे HCl बनाते हैं हम, H2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन 2 Cl2, ठीक है। अब जब इसको हम कंबाइन करते हैं हमारे पास 2HCl आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब अगर हम इसका सिंपल रेशियो लिखें तो वो हम कैसे लिखेंगे यार, ये चीज़ देखने वाली होगी हमारे लिए, कैसे। अब देखो इसका रेशियो कैसे आएगा, हाइड्रोजन का हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दो नहीं देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखना है क्या लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर 1 कंसीडर करना है बस, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा ना, तो यहाँ पर 1 आएगा। और साथ में इंटरेस्टिंग बात यह है, इधर की चीज़ भी आपको लिखनी होगी, तभी आपका ये सिंपल रेशियो निकलेगा। 1:1:2 हमारा इस रिएक्शन का सिंपल रेशियो होगा। किस रिएक्शन का सिंपल रेशियो होगा हमारा, इस वाली रिएक्शन का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो N2 + 3H2 अमोनिया की जो ये रिएक्शन है, वीडियो पॉज करके आप कॉपी में लिख लो अपनी क्या आएगा, और कर लिया होगा अभी तक तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का हमारे पास एक ही है, हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, यहाँ पर देख लो 1:3:2 आएगा यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का लें, 3 हाइड्रोजन के लें, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर हमने देखा था वैसे इसका CO2 बनाता है 1:2, लेकिन ठहरो भाई, सब्र करो। CO कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही है, और 2CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के 2 बने ना, 2:1:2। ये बस एक एग्जांपल ली थी, ये असली सिंपल रेशियो निकालना है रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, तो मैं कहूँगा आपको, यानी ये बेसिक्स नॉलेज कह सकते हो, बेसिक नॉलेज के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल चीज़ें वैसे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इनमें, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब पता चलेगा असली, तो ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट लिख लो। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे यार, लिखवा दूँ, चलो लिखवा ही देता हूँ यार। एक काम करो, अभी करते हैं थोड़ा जादू, पिछली थर्ड पॉइंट में हमारा जादू चला नहीं, ये देखो चल गया भाई, चल गया, जादू चल गया, ठीक है। तो यार देखो फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब यहाँ पर देखो हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट किया था सेकंड पॉइंट में। अब आप ये सोचो यार, वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो सकती। एक अमाउंट में ले लो 2 गैसेस को, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ली तो थी एक अमाउंट में यार, देखो ना। तो इसी तरह फोर्थ पॉइंट है हमारा, एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अगर हमने फिक्स अमाउंट में गैस को लिया, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर की, ये लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है। अब देखो यार, अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है हमारे पास, मान लो इतनी है हमारे पास गैस, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, यानी कि एक ही जितनी है दोनों, ठीक है, सेम है। तो हमने क्या किया, जब ये आपस में मिली तो इनका जो प्रेशर होगा ये हमारा, ठीक है, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अब हमें इससे कितनी गैस मिलेगी यार, हमें मान लो इससे इतनी गैस मिल रही है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। 2 मिनट, मान लो हमें 2 गैसेस को मिलाने से इतनी गैस मिली यार, देखो फिक्स अमाउंट में मिली, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, अगर कहीं और पे करते तो भी यही था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन्हीं 2 अमाउंट की और गैसेस ली, जैसे पहले ली थी, उनको भी जब कहीं और किसी और जगह पे करवाया तो भी हमें ये सेम ही अमाउंट में मिल रही हैं। ये इस कहने का मतलब है जितनी ये है उतनी ही ये है अमाउंट गैस की, ठीक है। अब मान लो अगर ये यहाँ पर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब मान लो इस वाली गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, इसको हमने गर्म कर दिया भाई, हीट कर दिया, इस गैस को टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। ये लो आग लगा दी यहाँ पर हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो इसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और ये गैस भी हमारी मान लो 2% से बढ़ गई गैस यार। वैसे सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को हमने करना है एक्सप्लेन, तो वो है, तो मान लो ये 2% गैस बढ़ चुकी है ये। अब अगर हम इसको भी 2% इंक्रीज़ करें,
करना चाहें, यानी कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, तो यहाँ पर भी अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये गैस भी 2% बढ़ेगी। यहाँ पर कोई अलग से चेंज नहीं आएगा अगर सेम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो। अब जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा उसी तरह से ये गैस बढ़ रही है, ठीक है, या कम हो रही है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वही है इस पॉइंट में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस यही इसमें मेन चीज़ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारा प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस की। बस ये थे 4 पॉइंट्स। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे एवोगैड्रोस लॉ, एटॉमिसिटी, वेपर डेंसिटी में। तो यार देखो एवोगैड्रोस लॉ पढ़ते हैं हम, चलो ठीक है। तो ये है हमारे पास यार एवोगैड्रोस लॉ। तो इसमें क्या लिखा है हमारा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी दो गैसेस हैं, मान लो कैसे समझाएं आपको, हम समझाएंगे पेन की कैप से। इसका छूट जाएगा यार, चलो कोई बात नहीं। तो देखो हमारे पास ये दो अलग अलग गैसेस हैं, मान लो अब, ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस, ठीक है, रात को शूट हो रही है वीडियो, सो सॉरी, ठीक है। तो देखो यार मान लो हमारे पास दो गैसेस हैं ये, ठीक है, अलग अलग गैसेस हैं दो हमारे पास। तो मान लो इनकी इक्वल वॉल्यूम है, मतलब कि अगर ये हमारी 10 किलो की गैस है तो ये भी 10 किलो है। यार वैसे ऐसा होता नहीं है इतनी, लेकिन वैसे एग्जाम्पल की तरह हम ले रहे हैं इसको, ठीक है, समझाना है आपको एवोगैड्रोस लॉ, बस भूल के दिखाना फिर, ठीक है। ये हमारे पास 10 किलो की गैस है, ये भी हमारे पास 10 ही किलो की गैस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग गैसेस हैं हमारी। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। तो ये दो अलग अलग गैसेस थी, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, इसके ऊपर 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस, इसको भी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर दिया। इसके ऊपर हमने प्रेशर डाला 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, और इसके ऊपर भी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर डाल दिया दोनों गैसेस के ऊपर। तो अब हम ये कहेंगे कि जितने मॉलिक्यूल्स इसमें हैं उतने ही इसमें होंगे अगर हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। अब मान लो यार हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका, कुछ तो होगा ना, तो वही इसके साथ हो रहा है। अब प्रेशर बढ़ा दिया इसका, वही इसके साथ हो रहा है। अगर सेम हैं दोनों तो इनके अंदर सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो कितने होंगे, वैसे एक एवोगैड्रो नंबर होता है हमारा, कितना होता है वो एवोगैड्रोस नंबर, वो होता है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23। इतना ये हमारा होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। अब जितनी हमारे पास गैस हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर के साथ। मान लो हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, अब 5 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास उस गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो यही था हमारा एवोगैड्रोस लॉ कि अगर इक्वल वॉल्यूम है हमारे, ठीक है, और सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है उसमें, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हमारे एवोगैड्रो सर का कहना था। तो समझ आ गया ना, ये एग्जांपल से वैसे आपके ज़्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। ये गैस है, इस पर कुछ कंडीशंस लग रही हैं, इसके 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो नहीं 5 छोड़ो, ये हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, इसके 5 तरह की गैस है हमारे पास, ये रही, ठीक है, 5 एटम हैं गैस के, मान लो यार, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ की। तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और एवोगैड्रो नंबर ये रहा, कंफर्म कर लेना गूगल से वैसे, ठीक है। इसको एटॉमिसिटी यार ये तो अभी लिख ही देते हैं, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान चीज़ है। द नंबर ऑफ एटम्स, ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ी हुई है वैसे चैप्टर 1 में, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो यार क्या ही कह सकते हैं आप लेजेंड्स को, ठीक है। तो देख लेना यार, बस प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें सभी कुछ है आपके लिए, ठीक है। जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता जाएगा, और सभी वीडियोस फ्री हैं यार, कोई लॉक लगाया वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड बाबू मुशाए, इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब ये क्या है, ठीक है। देखो यार किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। अब कैसे, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा यार, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल किस लिए यार, भूल के दिखाना बस एटॉमिसिटी को। अब क्या है, O2 है हमारे पास, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, 2 हैं इसमें, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 2, बस ये चीज़ है। वो वाली पीछे हमने डिस्कस की थी, यहाँ पर वो थे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ये रहे, ठीक है, देख लिए ना, हाँ। तो उसके बाद लेकिन जो ये चीज़ थी ये हमारी एटॉमिसिटी होगी। अब कैसे, देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो यार हीलियम है हमारे पास,
इसका यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसकी एटोमिसिटी 1 है, इसको हम मोनो एटोमिक भी कहते हैं। इसकी 2 थी, इसको डाई एटोमिक कहेंगे। O3 लगा लो, ओजोन, ठीक है, इसकी 3 है हमारे पास, तो ये ट्राई एटोमिक हो जाएगा। उसके तरह से कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे P4 हो गया, फॉस्फोरस 4, तो इसको हम टेट्रा, ठीक है, टेट्रा एटोमिक कहते हैं। और एक हमारे पास ना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये ना वैसे एग्जाम में पक्का आएगा, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना आप 19 मिनट 51 सेकंड पे आप हो, तो आपका एक नंबर तो ऐसे ही पक्का हो गया। S8, इसको ऑक्टा एटॉमिक कहते हैं। सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि O8 लिख दिया आपने, नहीं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सल्फर के आपको 8 मिल जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता दी यार, सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा तभी देख रहे हो वीडियो वैसे, ठीक है। तो अब वेपर डेंसिटी देख लेते हैं जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूल्स करेंगे। अब ये नहीं है आपने ये सब पढ़ लिया, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे, जी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस के लिए नहीं है न्यूमेरिकल्स, इनसे आपको कंसेप्ट ही समझ में आएंगे। ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ये न्यूमेरिकल कैसे करने हैं ताकि आप क्लियर कर सको, ठीक है। क्यों आगे बताऊँगा, पहले वेपर डेंसिटी कर लो यार। वेपर डेंसिटी है आपके पास 2 पॉइंट्स। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे लिखा दूँ, ठीक है। द रेशियो बिटवीन, चलो यार एक काम करते हैं, वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो अब ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ये हमारे पास 2 गैसेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनकी इक्वल वॉल्यूम है, तो जो इनका मास होगा उसका रेशियो, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास इक्वल वॉल्यूम है इन गैसेस की, ठीक है। तो अब जो इनकी गैस का वॉल्यूम वो होगा, मास होगा, उनका रेशियो डिवाइड करके, ठीक है। एंड हाइड्रोजन, ठीक है, उस गैस का विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास क्या होगा, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यही हमारे पास होगी। वेपर डेंसिटी निकल जाएगी उसकी। यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, वैसे मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, वैसे वो फॉर्मूला में भी आ जाएगी चीज़, वेपर डेंसिटी का अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये था कि अगर कोई गैस का वॉल्यूम सेम है, 2 गैसेस का, और उनके मासेस का जो रेशियो होगा वो, और हाइड्रोजन का भी, ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन का, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस ये था इस पॉइंट में, और क्या है यार, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी लिखवाया है पॉइंट में। वेपर और गैस, यानी कि गैस की डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वही होगी, ठीक है, गैस की डेंसिटी। बस अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर मैं पॉज नहीं करूँगा यार, ठीक है। द रिलेटिव, क्योंकि यार ये छोटा पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इसको स्किप करोगे ये पॉइंट ख़त्म भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, अब यहाँ पर जहाँ पर मैं गैस लिख रहा हूँ आप नोटिस करोगे ब्रैकेट में वेपर जरूर लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस इसलिए है, ठीक है। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, अब ये क्या बड़े बड़े वर्ड्स आ गए, बताऊँगा यार सब, ठीक है। इज़ 2 टाइम्स लिख लो, यहाँ पर ट्वाइस लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, ट्वाइस इट्स वेपर डेंसिटी VD लिख दिया, ठीक है, वेपर डेंसिटी को समझ लेना, ठीक है। अब जितना भी मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट दोनों एक ही चीज़ें हैं वैसे, ठीक है, समझ लेना। फार्मूलाज में मैं सब लिखवाऊंगा, ठीक है, इन्हीं फार्मूला से सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। ये न्यूमेरिकल वो हैं, एक और करेंगे इसके बाद भी, चलो देख ही लेंगे, आप देख ही लेंगे, ठीक है। तो देखो यार, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा ना, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी दे रखी है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आपको मिल जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, बस समझ रहे हो ना। बस सिंपल बात ये है, वेपर डेंसिटी आपको दी हुई है यहाँ पर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, बस, ठीक है। जल्दी से फॉर्मूलाज कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो, हम न्यूमेरिकल से कंसेप्ट क्यों समझ रहे हैं, पहले मैं आपको थ्योरी करवा सकता हूँ, फिर न्यूमेरिकल भी करवा सकता हूँ, ठीक है, ये समझ लो पहले। देखो यार, अब मान लो आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ी रहे हो, तो आप किससे पढ़ोगे यार, अब आप फिज़िक्स के टीचर से पढ़ोगे स्पेशल, जो सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाते हैं, या फिर केमिस्ट्री के टीचर। आपके पास 2 ऑप्शन है, या एक तो फिज़िक्स की PhD है, एक केमिस्ट्री की PhD है। तो ज़्यादा अच्छा, ये नहीं कह रहा मैं फिज़िक्स वाले नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन करवा पाएंगे, केमिस्ट्री वाले।
क्यों? इसी तरह से अब ये सारा कंसेप्ट हमारा फिजिक्स का टीचर लगा लो और ये न्यूमेरिकल हमारा केमिस्ट्री का टीचर लगा लो, तो केमिस्ट्री के टीचर से ही केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको गंदी से एग्जांपल समझ में आ गई होगी, वैसे सॉरी, ठीक है। तो फार्मूलाज लिख लो यार सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं फार्मूलाज के दम पर आप सारा चैप्टर कर सकते हो, जितने भी न्यूमेरिकल है सारे कर सकते हो, 3-4 फार्मूला है बस। उससे पहले फार्मूला से पहले चल फार्मूला लिख लो पहले, फिर बताते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो वेपर डेंसिटी को, यही हमारा फर्स्ट फार्मूला है। आ गया मज़ा, ये तो हमें पहले ही याद हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट का एक और फार्मूला है भाई, मॉलिक्यूलर वेट को n टाइम्स ऑफ एम्पीरिकल वेट। अब एम्पीरिकल वेट क्या चीज़ है सर? जब न्यूमेरिकल करेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी के लिए सिर्फ फार्मूलाज को रट लो, ठीक है। एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालें? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा n टाइम्स ऑफ एम्पीरिकल फार्मूला। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ये वेपर डेंसिटी निकालो या वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पर है वाइस वर्सा, तो एम्पीरिकल वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा हमें, एम्पीरिकल फार्मूला मिल जाएगा हम, या फिर बना लेंगे तो उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ें पूछी हैं, सब पता चल जाएगा, ठीक है, जब करोगे ना न्यूमेरिकल। देखो यार, अगर आप न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करोगे तो ये नहीं होगा अभी तक तो, ठीक है। जितना आप पढ़े हो अभी, तो उससे ये नहीं होगा, कंसेप्ट यूज़ होगा इसमें भी, ठीक है, वो समझेंगे हम साथ साथ में, ठीक है। होमवर्क भी देंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल्स हो गए, चौथा हमारा एक पॉइंट है यार, न्यूमेरिकल नहीं है, बस ये 3 ही फॉर्मूला है, इससे आपके सब हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें आपको क्या नोटिस करना है कि कार्बन जरूर होगा उसमें, मस्ट है, कार्बन इज मस्ट, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, कार्बन है, अगर यहाँ पर ये ना दे रखा होता ना सी, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पे क्रॉस कर सकते थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टम, ध्यान रखना, कई बार दे नहीं रखा होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, उसके बाद होगा ब्लू विट्रॉल। अब ये सर नई चीज़ें करवा रहे हो, बिल्कुल यार नहीं, नई चीज़ें ही हैं, अभी तक हमने नहीं पढ़ी इसलिए करवा रहा हूँ ना, रिपीट नहीं करूँगा चीज़ें। रिपीट मतलब अगर डाउट हो तो उसमें कोई शक नहीं है कि आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नई चीज़ें सीखो। ब्लू विट्रॉल, इसका जो फॉर्मूला है वो है CuSO4.5H2। ये कई बार ना चीज़ें पूछ लेता है छोटे छोटे क्वेश्चन में, बताओ, और ये बच्चे क्या करते हैं, मुश्किल चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये बुक में है आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें। और ये आखिरी पॉइंट जो हमारे लिखेंगे, अब इन बच्चों क्या है, इन जो हमारे ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें ना कई बार हम देखेंगे, हम डायरेक्ट कभी कुछ नहीं लिखेंगे, घुमा, हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो CH3COOH, ये आपने कहीं देखा तो जरूर होगा, और नहीं देखा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लोगे इसको, ठीक है, पता चल जाएगा ये चीज़ क्या है। आप इसको, इस चीज़ को CH3COOH को न्यूमेरिकल्स में या फिर मोल कंसेप्ट के चैप्टर में आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आप इसको कैसे लिखोगे, सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई इन द सेंस के C कितने हैं, 2 है ना, तो C2, H कितने, 3 और 1 4 है, और O हमारे पास 2। ये आप इस तरह से लिखोगे। जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पीरिकल फार्मूला निकालना हो तो आप इसको इस तरह से निकालोगे जैसे मैंने ये सर्कल किया हुआ है, बस, ठीक है। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपके, ये रहा 20 करोड़ के लिए, मतलब देखो ये रहा एक और न्यूमेरिकल। वैसे उलझाऊंगा नहीं आपको, वैसे ये 2 न्यूमेरिकल दिखा के, ठीक है, आसानी से करवाऊंगा यार, इतने दिख रहे हैं ये टफ। वैसे मैं मानता हूँ ये दिखने में ये टफ है, क्वेश्चन निकाल के देख लो नहीं निकलेगा, लेकिन जब इसको करोगे ना फिर आपको समझेंगे अच्छा ये ऐसे करना था, ठीक है। देखो अब वेपर डेंसिटी है ना, कभी भी देखो रुको, कंफ्यूज मत हो, इसको हम टेबल के साथ करेंगे, टेबल बनाना आता है, इसको हम विदाउट टेबल करेंगे। अब ये क्या कह रहे हो सर, टेबल विदाउट टेबल क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, कैसे पढ़ोगे, पढ़ाया ही नहीं अभी तक मैंने, ठीक है। तो समझाऊंगा सब, दोनों मेथड है, आराम से आप कर सकते हो। अगर आपको जो आसान लगे, जो भी मेथड आसान लगे आप उससे कर लेना, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप रट्टा मारने में तेज हो तो ये वाला कर लेना, अदरवाइज वो भी अच्छा है आपके लिए, लेकिन ये भी ईजी है यार, ठीक है, रट्टे वाली कोई बात नहीं है। तो विद टेबल करेंगे। पहली बात,
कभी भी सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, उसमें आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए दे रखी है। बोर्ड वालों ने आपसे अगर ये वेपर डेंसिटी का पूछ लिया, दे रखी है मान लो वेपर डेंसिटी, तो उसका मतलब क्या है, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है बस। वेपर डेंसिटी दे ही इसी वजह से रखी है ताकि आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सको। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू बी डी, यही तो हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, ये रहा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 39.5 को, हमारे पास क्या आएगा जल्दी से, 79 आएगा भाई, बिल्कुल। तो देखो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 79, जो हमारा निकल चुका है। इसको हम सर्कल कर लेते हैं, सर्कल क्या है, बॉक्स बना दी, चलो छोड़ो। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या निकालना है, एम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दो चीज़ें निकालनी है हमने। मॉलिक्यूलर वेट निकाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो अब मॉलिक्यूलर वेट से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब कैसे, अब देखो टेबल से, अब टेबल बनाएंगे। टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से एक लंबा चौड़ा टेबल बन जाएगा, ये सुंदर सा टेबल इसी तरह से होता है यार, इग्नोर करना, ये इतना सीधा नहीं होगा लेकिन काम चलाऊ तो है ही। अब देखो थोड़ा डेकोरेट कर देंगे अब इसको। यहाँ पर देखो पहले हम हेडिंग्स लगा लेंगे इनमें एलिमेंट की, इसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे जो जो भी हमारे हैं, ये दे रखे हैं 3। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हम लिखेंगे वो होगी इनकी कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन जितनी भी दे रखी हो। फिर हमारा एटॉमिक मास आता है, हमें ये नहीं दे रखा, चलो निकालेंगे सभी। एटॉमिक रेशियो निकालते हैं फिर हम, ठीक है, हेडिंग्स लिख लेते हैं पहले, चलो। और एंड में होगा सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल रेशियो। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब इसको हम फिल करेंगे, कैसे करेंगे आप देखोगे, अब मज़ा आएगा। सबसे पहले देखो हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। वेपर डेंसिटी हमें दे रखी थी, उससे हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाली है, लेकिन उससे हमारा कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, अब हमें देखें, अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें और दे रखी हैं परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से। तो एलिमेंट देख लो यार, CHN दे रखे हैं, तो CH और N, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो इनकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 75.92। हाइड्रोजन की है 6.32 और नाइट्रोजन की है 17.75, नहीं 76। ध्यान से सुनो वीडियो को, देख रहे हो, टेबल भी बनाओ। ठीक है, एटॉमिक मास लिख लेंगे, ये आपको जनरल नॉलेज है वैसे, अगर चैप्टर 1 आपको अच्छे से आता है तो आपको पता होगा। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है वैसे तो 1 नहीं आएगा, एटॉमिक मास 1 × 1। तो नाइट्रोजन का 14 होता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो सिंपल है, इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। वो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 6.32 इसका आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे, और इसका तो 6.32 है ही, और इस वाले का आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 72.1, तो इतना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। तो 17.76 डिवाइड बाय 14 करोगे तो इतना आ जाएगा एटॉमिक रेशियो। अब आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, वो कैसे निकालना है मैं बता देता हूँ आसानी से। तो इनमें से सबसे पहले तो सबसे छोटा देख लो कौन सा है, 1.27 इन तीनों में सबसे छोटा है, ये आपको भी पता चल गया। तो आप क्या करोगे, 6.32 को डिवाइड कर दोगे 1.27 से, इसी तरह से ये होगा, और ये 1.27 को जब इसी से करोगे डिवाइड, ठीक है, इस तरह से, तो आपको क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट निकालना है, अगर आपका आंसर 5.02 आ रहा है तो आप अकेला 5 लिखोगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब कैसे होगा एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, पहले एलिमेंट्स लिखो, उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है, एटॉमिक मास आपको पता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके एटॉमिक रेशियो निकालो। एटॉमिक रेशियो में जो सबसे छोटा है उसको डिवाइड कर दो सबसे, तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, सिंपल। अब सिंपलेस्ट रेशियो से हमें क्या पता चला, सिंपलेस्ट रेशियो से हमें एम्पिरिकल फार्मूला का पता चलेगा। अब वो कैसे चलेगा, आई टेल यू। सो ब्रो, सबसे पहले मैं अपना स्केच ढूंढता हूँ, ये रहा, मिल गया। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला का कैसे पता चलेगा,
स्केच की जरूरत ही नहीं है यार। वैसे देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये हमें कैसे पता चला? 3 चीज़ें दे रखी हैं इसमें, आप ध्यान से देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पर कितनी है सिंपलेस्ट रेशियो? कार्बन कितने हैं हमारे पास? 5 हैं, तो यहाँ पर 5 लिख लो। हाइड्रोजन भी 5 हैं और नाइट्रोजन 1 ही है, तो जरूरत नहीं है लिखने, ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूला कराते वक्त समझाया था कि अगर कोई इस तरह फॉर्मूला हो उसको भी हम सिंपल करके लिखते हैं इस तरह से। ये भी कुछ इसी तरह से लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब सर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था, वो तो हमने यहीं पर निकाल दिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल चुका है, आपने आधा सम कर लिया। ये सम छोटे मोटे नहीं है 1-2 नंबर के, ये बड़े सम है। क्वेश्चन बड़े आएंगे, 4 नंबर के, 5 नंबर के, 4 नंबर का आता है, ठीक है। वैसे 4 नंबर तक का ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है आपका। 3 का तो नहीं, लिख के ही ले लो, 3-4 नंबर के एक आते हैं वैसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब कैसे निकलेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, ठीक है। यहाँ से हम एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं आराम से। वो कैसे? एम्पिरिकल कैसे? सी हमारे पास 5 दे रखा है, तो एटॉमिक मास है 12, और 5 तो दे रखा है, तो 12 × 5 प्लस हाइड्रोजन 1 है हमारे पास इंटू 5, क्योंकि ये 5 है। नाइट्रोजन 1 ही है हमारे पास, प्लस करते जाना साथ में। और कितना है एटॉमिक मास? 14। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 × 5 कितना होता है हमारा? 12 × 5 हमारा होता है कितना? 60। हा 12 × 5 60 ही तो होता है यार, कंफ्यूज हो गए थे। 60 + 5 + 14, तो ये हमारा कुल मिलाकर 79 आ जाएगा। अरे यार यही तो मॉलिक्यूलर वेट आया था वैसे। चलो कॉन्सिडेंटली आ गया है, वैसे ये होता नहीं है, हर बार नहीं होता ये। तो हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल वेट बॉक्स बना लेते हैं हम, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल वेट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन था एक करवाया था मॉलिक्यूलर वेट, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला करवाया था। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल वेट। कहाँ पे करवाया था? ये रहा। हमें अब मॉलिक्यूलर वेट पता है 79, n नहीं पता, एम्पिरिकल वेट पता है हमें अब 79 है ये भी। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, समझ रहे हो? n की वैल्यू 1 आ गई हमारी आराम से, ठीक है। बस वो फॉर्मूले तो लगा रहे हैं हम, और क्या लगा रहे हैं? n की वैल्यू 1 आ गई, ये लो, ठीक है। n की वैल्यू 1 आ गई हमारी, बस निकल गया आंसर। अब कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है? तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर आप देखो, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला, टंग ट्विस्टर हो गया यार ये तो। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C5H5n। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही नहीं आ जाएगा सेम? तो ये हमारा हो गया। वैसे अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता ना, वैसे बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आता C10H10N2, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको, ये याद रखना हमेशा। तो आपने अब क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया, वो है C5H5n, और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आपका निकल गया, दोनों सेम है वैसे। तो ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फुल मार्क्स पक्के लिख के ले लो, फुल मार्क्स आएंगे। इस ऊपर टेबल के साथ है ये, तो इस तरह से मेथड लगता है हमारा। अब एक और टंग ट्विस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बड़ा तगड़ा क्वेश्चन, विदाउट टेबल करेंगे तो और ज़्यादा आपको देखने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हो यार, यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो ये क्वेश्चन आसान करूँगा, मेरी गारंटी है। आप ये कहोगे यार ये क्वेश्चन तो मुश्किल, बनाओ इस क्वेश्चन को और मुश्किल, बस ठीक है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्योंकि यही हमारे पास सारा कुछ दिया रहता है, सभी क्वेश्चन में होता है। हमें तो बस फॉर्मूला लगाने होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हम यहाँ पर रख लेते हैं। पहले कहाँ पर है? ये रहे, ये हमने फॉर्मूलाज ऊपर रख लिए। रुको 1 मिनट, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर फॉर्मूलाज और साथ में क्वेश्चन है आ चुका है। तो देखो 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन पक्का दे रखा होगा। 0.5 ग्राम दे रखा है, तो मतलब 0.5 ग्राम हमारे पास टोटल है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कंटेन्स 0.062 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 0.062 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
तो अभी तक देखो यार मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख रहा हूँ, आप देख रहे होगे ध्यान से, ठीक है। इसी के नंबर मिल जाते हैं कई बार, तो कई बार क्या हर बार मिलते हैं यार आते तो। देखो हाइड्रोजन मिल गया, टोटल में से ही है, ये अलग नहीं है दोनों चीज़ें। 0.5 का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा हाइड्रोजन है, एंड 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा है यार, ठीक है। इन द वेपर स्टेट, रुको रुको रुको, अब यहाँ से आपको कुछ ऐसे पता चल जाएगा चीज़, क्यों? पॉइंट नंबर *1 देखोगे अगर आप फॉर्मूलाज में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो यार, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है हमें, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? कार्बन होगा, लेकिन इसमें कार्बन तो दे नहीं रखा, कार्बन निकालें कैसे? अब कार्बन कैसे निकलेगा? अब देखो कार्बन है वो कैसे निकलेगा, टोटल में से माइनस कर दें इन दोनों को, कैसे? 0.5 हमें टोटल दे रखा है, ठीक है। उसमें से हम अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, कैसे? ऐसे यार, 0.062 प्लस 0.25, इन दोनों को प्लस करो और 0.5 से माइनस कर देंगे तो हमें कार्बन की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी आएगी? वो आएगी 0.188 ग्राम्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वो भी हमने निकाला है। अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज़ निकाली है, वो है कार्बन। हमने कार्बन निकाल लिया है, आपको पता चल गया है कैसे? क्लैपिंग यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अभी निकाली है, एप्रिशिएटेबल चीज़ निकाली है हमने। क्यों? बताता हूँ सब कुछ। अब हमने ये टेबल नहीं बना सकते यार, ये हमारे लिए एक सैबोटैच है इस वीडियो में कि हम नहीं बना सकते टेबल विदाउट टेबल। कंडीशन लगा दी, लेकिन वैसे ये होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, तरीका समझाना मेरा फ़र्ज़ है, चूज़ करना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देखो यार, इसमें परसेंटेज नहीं दे रखी तो टेबल क्यों बनाएंगे, लेकिन परसेंटेज निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे सब बताएंगे, देखते रहो वीडियो को, ठीक है। हमने कार्बन की निकाल ली कॉम्पोजिशन, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, टोटल में से। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक और चीज़ हमें इसमें दे रखी है, अगर इन द वेपर स्टेट दिस कंपाउंड वेज 32 टाइम्स एज हैवी एज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी होती है वैसे यार? 1 होती है ना अप्रॉक्सीमेटली, एटॉमिक मास 1 होता है, तो वेपर डेंसिटी 1 × 32 दे रखी है। ये आपको क्वेश्चन में से ही पता करनी होगी चीज़ वैसे, ठीक है। वेपर स्टेट लिख रखा है तो वेपर डेंसिटी दे रखी है हमने, 32 टाइम्स दे रखी है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, क्वेश्चन में ही है ये भी, ठीक है। बस देखने की नज़र चाहिए आपको, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। तो यार मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर कभी भी वेपर डेंसिटी दे रखी हो तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? फॉर्मूलास, वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, कोई बात नहीं, अगर अभी ठीक है, जैसे फॉर्मूलाज आप याद करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या है यार, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमें। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 64 आ जाएगा यार, बस हो गया, डन, फिनिश, ख़त्म, टाटा। देखो अब हमने कार्बन और मॉलिक्यूलर वेट प्रैक्टिकली 2 ही चीज़ें निकाली हैं अभी तक, ठीक है। आधा क्वेश्चन हो गया वैसे, मान नहीं रहे ना। देखो बताता हूँ यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, और कार्बन की कंपोजिशन। परसेंटेज निकाल लेते हैं, चलो यार। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी निकलेगी? अब अगर आप इसको कैसे निकालेंगे, आपने मैथ में यार बच्चे होंगे जब पढ़ा होगा, छोटे बच्चे हो क्या यार, 0.062, इसको अगर टोटल से डिवाइड कर दो, 0.5 से 100 से कर दो मल्टीप्लाई, परसेंटेज नहीं निकल जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करके देख लेना कितनी आएगी। मैं वैसे बुक चेक कर लेता हूँ एक बार, ये आएगी हमारी, ये चलो बाद में करते हैं बुक चेक, पहले ऑक्सीजन की भी लिख लेते हैं यार, ठीक है। 0.25, टोटल कितनी है? 0.5 × 100, ये कुछ आ जाएगी। और परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकाल लेते हैं हम, 0.188 बाय में 0.5 × 100, तो ये कितनी आएगी? ये बुक, ये हमारे पास हमारा दोस्त खड़ा है, एक बुक खोली, और ये बुक खोलेगा। अब यहाँ से हमें मतलब परसेंटेज पता चल जाएगी कितनी है। वहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं, वो भी हम हेडिंग बना लेते हैं। अभी सॉल्व करो यार, तब तक मैं भी लिख लूँगा, ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन, फिर हम पढ़ेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लेते हैं, और एक मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ें निकालेंगे। देखो मिल गया, हाँ। तो परसेंटेज कितनी आएगी हाइड्रोजन की? जब आप इसको सबको सॉल्व करोगे ना तो आपकी आएगी 12.4%। ऑक्सीजन की परसेंटेज आपकी निकल जाएगी 50%।
और कार्बन की आपकी निकल जाएगी 37.6%, राइट? ऑफ कोर्स इट्स राइट, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब आपने क्या चीज़ें निकाली हैं, और जो आपने निकाली हैं चीज़ें प्रैक्टिकली आपने परसेंटेज निकाली है तीनों चीज़ों की, CHO की, ठीक है। तो अभी तक आपने 1 2 3 चीज़ें निकाली हैं अभी तक, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे? अब देखो यार, मोल्स इजी है, जब बिल्कुल आसान होगा। कैसे होगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन देख लो, कार्बन की कितनी है 37.6, इसको डिवाइड कर दो इसके एटॉमिक मास से, वो है हमारा 12, कितना आएगा 3.13, ये है मोल्स। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसी तरह से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? अब देखो यार, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखो 12.4, डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, तो ये इतनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ अपने आप करके कमेंट में लिख दो, अगर लिख सकते हो बेस्ट रहेगा अगर लिख दो यार, हेल्प हो जाएगी बाकी बच्चों की भी। कैसे होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपके मोल्स कितने आएंगे ये जरूर बता देता हूँ, ऑक्सीजन के 3.13 ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपने अभी मोल्स निकाले, तो ये 3 चीज़ें भी आपने निकाल ली। अभी तक कुछ भी इतना वो नहीं था यार, हार्ड एंड टफ कुछ नहीं अभी तक किया हमने, ठीक है। करेंगे भी नहीं यार, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है? कार्बन की कंपोजिशन, जिसका हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है यार, जरूरत है इसकी नहीं है ना। तो मोलिकुलर वेट है हमारे पास, यस इट्स इंपॉर्टेंट। परसेंटेज दे रखी है, मोल्स दे रखे हैं, टेबल बनाओ निकाल लो यार, आराम से हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। लेकिन हमें विदाउट टेबल करना है यार, ये हमारे पास एक सैबोटेज है विदाउट टेबल का, ये रहा विदाउट टेबल। तो यार देखो, ठीक है, मोल्स हमने निकाल लिए। अब हम रेशियो निकाल लेंगे आसानी से। रेशियो किसका निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो लिख लो यार इसको, S डॉट, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। अब किस चीज़ का? C रेशियो H रेशियो O का। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं अब हम। 3.13 बाय 3.13 कितना है? कार्बन का लिखो 3.13, हाइड्रोजन का हमारे पास कितना है 12.4, और ऑक्सीजन का 3.13। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? वही तो किया था पहले, सबसे छोटा 3.13 ही है, तो हम 3.13 ही लिखेंगे, और हमें हमारा रेशियो मिल जाएगा 1:4:1 का। और ये गेम चेंजिंग है। कैसे? ये अप्रोक्स निकालना है आपको, ये चीज़ अप्रोक्स है वैसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर बार ही 4 आए, हर बार का नहीं, लेकिन ठीक है। 1:4:1 आपका रेशियो आ गया है। अब आपको क्या निकालना है? कुछ भी नहीं निकालना। अब आपको एम्पीरिकल वेट चाहिए यार, सिंपली कैसे निकलेगा वो? बस यार बहुत आसान है, देखो यार 12 प्लस, ठीक है, CHO निकाल रहे हो ना आप, C हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 4 कर दोगे 4 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है? 16 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। एम्पीरिकल वेट कितना आ गया हमारा? 32 आ गया यार, ठीक है। और एम्पीरिकल नंबर निकालेंगे अब। एम्पीरिकल नंबर क्या चीज़ है? एम्पीरिकल नंबर है हमारा n, एम्पीरिकल नंबर ही n है। ये n है ना जो, ये एम्पीरिकल नंबर है भाई, ठीक है। एम्पीरिकल नंबर कितना आ गया हमारा? ये देखो कैसे निकालेंगे भाई, n कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो हमारा ना मोलिकुलर वेट आया था, फॉर्मूले कहाँ भाग गए यार, पीछे कहाँ घूम रहे हो तुम, आगे आओ। n की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं? मोलिकुलर वेट और एम्पीरिकल वेट को डिवाइड कर सकते हैं। मोलिकुलर वेट लिखो कितना आया 64, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें एम्पीरिकल, यहाँ पे है एम्पीरिकल वेट से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा n आ जाएगा। एम्पीरिकल वेट हमारा 32 आया है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी n की। n की वैल्यू 2 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या दिक्कत रह गई भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। कैसे? फार्मूला से ऊपर 3 तो फार्मूला है, अगर आपको वो याद है तो सब याद है यार आपको। कैसे? मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है आपको, CHO कितना था हमारा? CHO यहाँ पर था हमारा C1 था, H4 था, और O एक ही था। ये आपने यहाँ पर इसको लगा के देख लिया, ठीक है। ये चीज़ को हम हाईलाइट कर देते हैं भाई, ये उलझना नहीं है, बस ये देख लो अभी के लिए। जो जो करा रहा हूँ ना, बस ये सोचोगे हाँ आपको आता है या आपको आएगा। ये आपने लिख लिया, उसके बाद आपको बस मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। वो कैसे निकालना है? इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है n के साथ, तो आ जाएगा C2
H8O2 और इसी के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया है। ये चैप्टर ख़त्म कर दिया हमने। 2 न्यूमेरिकल किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो अगर आपने साथ साथ बना लिए तो वेल एंड गुड है। अगर आपको ICSE के स्पेशलिस्ट से नोट चाहिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट से, ठीक है, तो आपने ऐड देख ली होगी, वरना एक और आएगी इस वीडियो के एंड के बाद, ठीक है, आप देख ही सकते हो उसको। तो चैप्टर ख़त्म हो गया यार, 1 शॉट में किया है, ठीक है, 50 मिनट्स के अंडर ही किया है हमने, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, लगातार पढ़ाया है इतनी देर, ठीक है। और बस सब्सक्राइब करो। और आगे इलेक्ट्रोलिसिस की वीडियो आने वाली है, प्लेलिस्ट देखो जाकर, पुरानी वीडियोस देखो, छोटे छोटे लेक्चर दिए हैं, इतने बड़े नहीं है, 50 मिनट में कोई करता नहीं है आसानी से। वैसे नोट्स आप खरीद सकते हो यार, गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया, और क्या है, बस लाइक तो कर ही दिया होगा यार, इतना ट्रस्ट होता है, ठीक है, ट्रस्ट का होता है सारा। सब्सक्राइब तो करना है, कर लो यार। देखो क्या कहूँगा, प्लेलिस्ट के लिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, आपके लिए हेल्प करनी है, ठीक है, हेल्प होनी चाहिए। दोस्त मान के चल रहे हो ना, अगर भाई मान के चल रहे हो तो कंप्लीट होगा बस आपका सारा, ठीक है। सारा कुछ करेंगे, मिशन 90 करेंगे, 90 छोड़ो 100 कर देंगे यार। सब्सक्राइब रखना करके, थैंक यू। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए। देखो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे